मरी हुई माँ का जादुई गोल्डन केक। एक गांव में संजीव नाम का आदमी अपनी बेटी रंजना के साथ रहता था। रंजना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी पत्नी राधिका का देहांत हो गया था, जिसके बाद संजीव बिल्कुल अकेला हो गया था। अब संजीव अपना और सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखता था। उसकी बेटी रंजना अभी 8 साल की थी और वह एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। संजीव घर का सारा काम करने के बाद अपने एक छोटे से दुकान पर छोले भटूरे बेचा करता था। रंजना की क्लास में अंजलि नाम की एक लड़की पढ़ती थी। अंजलि रंजना को बहुत परेशान किया करती थी और वह उसे हमेशा चिढ़ाते रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, अंजलि पढ़ने के समय में खेल कूद में लगी हुई थी। अंजलि, तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, पूरे दिन खेलते रहती हो। रंजना को देखो, इसके पापा पूरे दिन मेहनत करके छोले भटूरे बेचकर जो भी कमाते हैं उसमें ही रंजना का पालन पोषण करते हैं। कम से कम इसको देखकर तो कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, फिर भी देखो तुमसे पढ़ाई में कितनी आगे है। ठीक है मैम, मैं आगे से खेलने से ज्यादा पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाऊंगी। जैसे ही मैडम अंजलि को क्लास में डांट लगाती है, उसको देखकर सारे बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। यह सब देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर सोचती है, आज उस छोले भटूरे वाली की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस भटूरे वाली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। अगले दिन रंजना स्कूल जाते समय वह देखती है कि रास्ते में अंजलि कुछ दोस्तों के साथ बात कर रही है। रंजना उसे अनदेखा करते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन जब वो उनके पास से गुजरती है तो अंजलि अपना पैर उसके आगे बढ़ाकर उसे गिरा देती है, जिस वजह से रंजना कीचड़ में गिर जाती है। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम्हारी शिकायत जाकर स्कूल में टीचर से करूँगी। तुमने मुझे क्यों गिराया? अरे, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे भी यहाँ पर कीचड़ थोड़ी है, ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट। तुम्हारे यहाँ तो कीचड़ को ही चॉकलेट कहते हैं ना, ये चॉकलेट ही तो है। अब खा ले तो इस चॉकलेट को। क्या सच में अंजलि, इन लोगों के यहाँ कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं क्या? तो फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया। खाओ अब मुफ्त का चॉकलेट। देखो, अब तो मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैंने तुम्हें कीचड़ में नहीं चॉकलेट में फेंका है। अब खरी खरी मुँह क्या देख रही हो मेरा? अब जा चाट चाट के साफ कर ले अपने कपड़े को। अंजलि और उसके दोस्त रंजना को कीचड़ में लिपटे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रंजना चुपचाप उन लोगों को देखते रहती है। अब ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? चल भाग यहाँ से। इतनी बेइज्जती होने के बाद रंजना वहाँ से गुस्से में घर चली जाती है। अकड़ तो देखो इस भटूरे वाली की। हाँ, इसकी अकड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, पर तुम लोग टेंशन मत लो, इसके पर काट डालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे हवा में उड़ती है। कुछ दिनों बाद अंजलि का जन्मदिन आता है। अंजलि खुशी खुशी अपने जन्मदिन वाले दिन स्कूल जाती है और सभी बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और सभी को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है, आज मेरा बर्थडे है और तुम सभी को आज शाम को मेरे बर्थडे पार्टी में आना है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे बर्थडे पार्टी के लिए बड़ा सा हॉल बुक किया है। तुम लोगों को इनविटेशन कार्ड में दिए हुए एड्रेस पर आना है। और हाँ रंजना की बच्ची, तुझे भी आना है। आखिर तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितने बड़े घर से हूँ और तू किससे पंगा लेती है। और इससे पहले तूने इतनी बड़ी पार्टी तो कभी अटेंड ही नहीं की होगी, तो तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। हैप्पी बर्थडे अंजलि, तुमने इतने प्यार से मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। और हाँ सुन भटूरे वाली, कपड़े थोड़े ढंग के पहन कर आना, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना। मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे डैड के कंपनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो उनके सामने थोड़ा ढंग से आना। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को अंजलि के दिए इनविटेशन कार्ड के एड्रेस पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं।
थोड़ी ही देर बाद रंजना भी इनविटेशन कार्ड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और इतना बड़ा पार्टी हॉल देखकर कहती, वाओ कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। अंजलि ने सच ही कहा था, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर अंजलि मुझे इनवाइट नहीं करती तो शायद मैं इतनी बड़ी पार्टी देख भी नहीं पाती। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और रंजना से कहती है, क्या हुआ भटूरे वाली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तूने जिंदगी में तो क्या कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब चलो तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना, और जो तुम गिफ्ट लेकर आई हो ना उसे कचरे के डब्बे में जाकर फेंक देना, क्योंकि मुझे तुम जैसे गरीबों का दिया हुआ गिफ्ट नहीं लेना। वही घटिया सा सस्ता गिफ्ट लेकर आई होगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। अंजलि केक लेकर रंजना के पास आती है। रंजना ये लो केक। रंजना जैसे ही केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तभी अंजलि जानबूझकर केक जमीन पर गिरा देती है और रंजना से कहती है, ओह सॉरी, मैं तो केक तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अब तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो मेरी क्या गलती है। चलो कोई बात नहीं, तुम जमीन पर गिरा हुआ केक उठाकर खा लो। अंजलि मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ये केक जमीन पर गिराया है। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे गिरा हुआ केक खिलाओगी। मैं जा रही हूँ, तुम्हारी पार्टी तुम लोगों को ही मुबारक हो। रंजना की बच्ची ज्यादा भाषण मत दे, आज मेरा जन्मदिन है। तुम तो अपने जन्मदिन पर एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें केक खिलाऊं। मैं तुम्हें इतना महंगा केक खिलाऊं? कभी नहीं। चली जाओ यहाँ से भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया केक मंगवा लूंगी। तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देखना। इस बार मैं भी अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। केक तो दूर, तुम्हारे घर पर एक छोटा सा पेस्ट्री भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। रंजना गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है। रंजना को गुस्से में देख उसके पापा कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी, हमारी गरीबी देखकर स्कूल के सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं अंजलि के बर्थडे पार्टी में गई थी, उसने मुझे केक भी नहीं खिलाया और मेरी बेइज्जती भी कर दी। उसने कहा कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी में केक की जगह पेस्ट्री भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पिताजी, कुछ दिन बाद मेरा भी बर्थडे आने वाला है। मेरा भी बहुत मन है कि मैं दोस्तों के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। आप मेरे बर्थडे पर केक लेकर आओगे ना पापा? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद रंजना का बर्थडे आता है। सुबह सुबह रंजना के पिता रंजना से कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी बिटिया। तुम ऐसे ही मन लगाकर पढ़ती रहो और पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करो। भगवान करे तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम अपने सभी दोस्तों को घर पे बुलाना। मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगा। तुम शाम को सारे दोस्तों को घर आने को बोल देना। रंजना अपने पापा का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल पहुंचकर सभी बच्चों से कहती है, सुनो दोस्तों, आज शाम सभी को मेरे घर पर आना है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मेरे पापा तुम सभी लोगों को छोले भटूरे बनाकर खिलाएंगे। रंजना के पिता संजीव दोपहर से ही छोले भटूरे बनाना शुरू कर देते हैं और बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। वह पास की दुकान में जाकर एक छोटा सा आधा किलो का केक भी ले आते हैं। स्कूल से छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे तैयार होकर शाम को रंजना के घर आते हैं। अंजलि भी बहुत बनठन रंजना के घर आती है। अच्छा, तो तुम इसी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो। अकड़ तो तेरे अंदर बहुत है, जैसे पता नहीं कितने बड़े घर की हो। टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो, लेकिन अकड़ तो महलों में रहने वाली रानी जैसी है। अंजलि, फालतू बातें बाद में कर लेना, आज मेरा जन्मदिन है। जैसे तुम्हें नहीं पसंद कि तुम्हारे जन्मदिन पर कोई कुछ सुनाए, वैसे मुझे भी नहीं पसंद है कि मुझे मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे भी कुछ कहो। और कृपया करके अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी देर बाद रंजना के पिता बाजार से केक लेकर आते हैं और रसोई घर में रखाते हैं।
लेकिन उसके बाद सभी बच्चों को बैठने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं और अंजलि एक कुर्सी ढूंढकर उस पर बैठ जाती है। रंजना जब केक लेने रसोई घर में जाती है तो देखती है केक बहुत ही छोटा है। छोटा केक देखकर रंजना को अंजलि के कहे हुए बात याद आ जाती है और वह उदास हो जाती है। तभी अचानक रसोई घर में रोशनी फैल जाती है और रंजना की मरी हुई माँ राधिका प्रकट हो जाती है और अपनी बेटी रंजना से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बिटिया, तुम उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो उदास हो। माँ, क्या आप सच में बोल रही हो? माँ, मुझे गले से लगा लो माँ। इतना कहकर रंजना अपनी माँ की तरफ बढ़ती है। तभी राधिका भी आगे बढ़कर रंजना को अपने गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारी दोस्त तुम्हारे बर्थडे पर बड़े केक का इंतजार कर रहे हैं। रुको, मैं तुम्हारी यह परेशानी दूर कर देती हूँ। रंजना की माँ इतना कहकर उस छोटे से केक को बड़े से जादुई गोल्डन केक में बदल देती है। यह देखकर रंजना बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी माँ का धन्यवाद करती है और केक लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है। इतना बड़ा केक देखकर अंजलि हैरान रह जाती है। उसके बाद रंजना खुशी खुशी केक काटती है और सभी को केक खिलाती है। उसके बाद संजीव छोले भटूरे लाने रसोई में जाता है तो देखता है छोले भटूरे पिज्जा में बदल चुका है। यह सब देखकर रंजना बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद रंजना अपने सभी दोस्तों के लिए पिज्जा पैक कर देती है। इस तरह रंजना का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनता है और रंजना के साथ उसके सभी दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। सौतेली माँ और जादुई पाउडर का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में राधिका अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी अपनी सौतेली बेटी राधिका से बहुत प्यार करती थी। राधिका जब 1 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद किशन लाल ने राधिका की देखरेख के लिए लक्ष्मी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी ने बड़े ही लाड प्यार से राधिका का पालन पोषण किया। माँ, ये देखो मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई माँ। शाबाश मेरी बच्ची, ये लो जल्दी से मुंह मीठा करो। अब कोई जरूरत नहीं है इन मोटी मोटी किताबों में दिन गुजारने की। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब तो मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। जिंदगी भर क्या अपनी बेटी को अपने पास बिठा कर रखोगी? बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप तो यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास ना रहे। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने इसे मुझसे दूर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई है तब आप इसे पराये घर भेज दो। सही है, मेरा तो जैसे कोई हक ही नहीं है अपनी बेटी पर। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग नहीं कर रहा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगा जो घर जमाई बनकर मेरे पास रहे। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है जी, दोबारा मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की बात मत करना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माँ के प्यार के आगे मजबूर होकर राधिका आगे की पढ़ाई छोड़कर घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक शहर से राधिका के कॉलेज का दोस्त राघव का फोन आता है। हेलो राधिका, कहाँ हो यार? कितने दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सॉरी राघव, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। अब मैं अपने गांव में माँ बाबा के साथ रह रही हूँ। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी, और अब मोहतरमा घर में बैठकर खाना बना रही है। शट अप राघव, मेरे लिए मेरे माँ बाबा के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरा भी दिल तुम्हारे बिना यहाँ नहीं लग रहा। मैं भी तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। अगले दिन राघव राधिका के गांव उसके घर आ जाता है और पैर छूकर राधिका के माता पिता को प्रणाम करता है। सदा खुश रहो बेटे,
शहर के होते हुए भी तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटे, हम भी तो आखिर तुम्हारे अपने ही हैं। तभी राधिका भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आखिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। क्या करे जनाब, आपने तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद लक्ष्मी अपने पति किशन लाल से कहती है, राधिका के पापा, राघव कैसा लगा आपको? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होनहार है। अच्छा, फिर मैं ये सोच रही थी जी, अगर राघव बेटे से हमारी राधिका बिटिया की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। हमें बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल जाता, दोनों एक साथ कितने खुश रहते। ठीक है, एक बार तुम राधिका से पूछ लो, फिर मैं पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लूंगा। अगले दिन। माँ जी, मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे राधिका के साथ साथ इतना प्यारा परिवार मिल रहा है। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। आप पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लीजिएगा। जा रहे हो? जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राधिका के पड़ोस में आग लग गई थी, जिसमें एक बच्चा फंस गया था। राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़ी। राधिका ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल चुकी थी। सभी लोग राधिका को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हे भगवान, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, चाहे तो बदले में मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को बचा लो। तभी उधर से डॉक्टर साहब आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, राधिका खतरे से बाहर है, लेकिन जल जाने की वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। लक्ष्मी राधिका के पास जाती है। माँ, राघव का फोन आया, मेरी उससे एक बार बात करा दो माँ। तभी उसकी माँ बाहर आकर राघव को फोन करके उसे राधिका के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर राघव बिना कोई जवाब दिए फोन काट देता है। क्या हुआ माँ? आ रहा है ना वो मुझसे मिलने? मुझे पता है वह यह सब सुनकर मुझसे मिलने जरूर आएगा। बताओ ना माँ, क्या कहा उसने? बेटा, राघव का फोन अभी लग नहीं रहा है। अब बस तू जल्दी से ठीक हो जा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद राधिका ठीक तो हो जाती है, पर उसके चेहरे पर जला हुआ दाग रह जाता है। राधिका लगातार राघव को फोन करती है, लेकिन वह उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैंने जिससे प्यार किया था वह मेरे सपनों की खूबसूरत रानी थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे जले हुए चेहरे से कितना डर लगता है। जले और डरावने चेहरे का सामना नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। यह मैसेज पढ़ते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। लक्ष्मी से अपनी बेटी राधिका की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। लक्ष्मी एक जादूगरनी को जानती थी। वह उसके पास जाकर उससे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वह जादूगरनी उसे एक जादुई पाउडर देती है और बोलती है, ये लो, ये एक जादुई पाउडर है। रात में सोते टाइम इस पाउडर को अपनी बेटी के पूरे चेहरे पर लगा देना। इसे लगाते ही तुम्हारी बेटी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर लक्ष्मी वैसा ही करती है। अगले ही दिन राधिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पर वह राघव के दिए धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। फिर उसकी माँ लक्ष्मी उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाती है। वह उसे बहुत समझाती है। यूँ तो सौतेली माएं अक्सर बुरी होती है, पर राधिका इन मामलों में बहुत ही खुशकिस्मत थी। बेटी,
पहले मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ और अपने खुशी के लिए तुझे पढ़ाई करने नहीं दिया। आज मैं कहती हूँ तू अपनी आगे की पढ़ाई कर और दिखा दे दुनिया को कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि तू दूसरों का सहारा बन। राघव ने तुझे तेरे रूप की वजह से नापसंद किया ना, तू अपनी ऐसी पहचान बना कि लोग तुझे तेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुझे तेरे गुणों से जाने। अपनी माँ की बातों से प्रेरित होकर राधिका अपना दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाती है और जल्दी ही MBBS की डिग्री लेकर अपने गांव में बहुत बड़ा अस्पताल खोलती है और लाखों लोगों का इलाज करती है। सोनपुर गांव में दीनदयाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी जब 7 वर्ष की थी तभी उसकी माँ का देहांत एक गंभीर बीमारी की वजह से हो गया था। माँ की मृत्यु के बाद गौरी एकदम अकेली हो गई थी। वह हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। दीनदयाल अपनी बेटी की देखभाल के लिए कावेरी नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेता है। कावेरी की पहले से ही एक बेटी होती है, चंचल। कावेरी ने दीनदयाल से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया था। देखो कावेरी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए किया है, तो तुम उसे माँ की कमी कभी महसूस मत होने देना। मैंने तुम्हारे लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, जिससे तुम्हें कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज से कावेरी भी मेरी बेटी चंचल की तरह ही है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। इतना बोलकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। अब तो बस देखते जाओ कैसे मैं तुम दोनों बाप बेटी को इस घर से निकालकर बाहर फेंकती हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मुफ्त में यहाँ तुम दोनों बाप बेटी की सेवा करूँगी। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे दौलत के लिए आई हूँ। उस दिन से कावेरी दीनदयाल के सामने तो गौरी को प्यार करने का दिखावा करती और उसके जाते ही गौरी से घर का सारा काम करवाया करती थी। गौरी बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। वहीं चंचल अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वह पूरे दिन शॉपिंग करती, क्लब जाती और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमा करती थी। वहीं गौरी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन गौरी किचन में बर्तन धो रही थी, तभी अचानक से दीनदयाल घर आ जाता है और अपनी बेटी को इस तरह काम करता देख वह गुस्से से कावेरी के पास जाता है और बोलता है, कावेरी, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बेटी गौरी बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो। क्या मैंने तुमसे शादी इसी दिन के लिए किया था कि तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाओ? हाँ तो क्या हो गया? अरे लड़की जात है, घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर उसने बर्तन धो ही दिए तो इसमें बुरा ही क्या है? कावेरी, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल के लिए ही किया था। अगर आगे से मेरी बेटी से काम कराया तो अच्छा नहीं होगा। अरे तो जाओ ना, निकलो अपनी इस बेटी को लेकर मेरे घर से। मैं भी कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम लोगों की सेवा करती फिरूंगी। और ये मत भूलो, ये घर मेरा है। जब तुमने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी तभी गलती से मैंने तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर साइन करवा लिया था और अब इन सारे जायदाद की मालकिन मैं हूँ। और मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम दोनों बाप बेटी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। इसलिए अगर आप दोनों बाप बेटी को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप से वैसा ही करते रहो। ये सब सुनकर दीनदयाल चुप हो जाता है और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने घर का सारा काम करते हुए देखता रहता है, पर वो बहुत ही बेबस होता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कावेरी और चंचल दोनों खाना खा रहे थे। अरे चंचल बेटा, आज तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ओफो माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मुझे घर का ये बोरिंग सा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
आज मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ ही डिनर कर ली थी, इसलिए मुझे अब भूख नहीं है, आप खा लो। तभी गौरी वहाँ आती है और बोलती है, माँ रसोई में थोड़ा भी खाना नहीं है और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। माँ क्या मैं चंचल की थाली में से थोड़ा सा खाना ले सकती हूँ? जब देखो हमारे खाने पर नजर गड़ा कर रखती है, तुझे दिखाई नहीं देता? अभी हम दोनों माँ बेटी खाना खा ही रहे हैं। अगर हमारे खाना खा लेने के बाद थाली में कुछ बच जाता है तो तुम उसे खा लेना। अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। गौरी बहुत ही ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो दूर खड़ी थाली में खाना बचने का इंतजार करने लगती है। ये ले, खा ले, हमने खाना खा लिया है, अब तू भी इसे ले जाकर खा ले। गौरी खुशी खुशी उस बचे हुए खाने को ले जाकर खाना खा लेती है। इसी तरह कुछ साल और बीत जाता है। गौरी बचपन से ही सुंदर और समझदार तो थी ही, बड़ी होने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा खिल जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। चंचल भी सुंदर थी, लेकिन वह स्वभाव से अपनी माँ की तरह ही बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। चंचल भी अपनी माँ के साथ मिलकर गौरी पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन चंचल अपनी माँ से कहती है, माँ आज मेरे कुछ फ्रेंड घर पर आने वाले हैं, इसलिए आप उस फटीचर नौकरानी से बोलकर अच्छे अच्छे पकवान बनवा देना। मेरे फ्रेंडों में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे बेटी तू चिंता मत कर, सब अच्छे से हो जाएगा, तू बस अपने दोस्तों को बुला ले। कावेरी गौरी से बोलकर चंचल के दोस्तों के लिए बहुत सारा पकवान बनवाती है। शाम को चंचल के सारे दोस्त उसके घर पर आते हैं। चंचल के उन्हीं दोस्त में से एक लड़का था जिसका नाम विवेक था, जिसे एक सिंपल और संस्कारी लड़की की तलाश थी। उसने जब चंचल के घर पर गौरी को देखा तो उसे लगा कि उसे जिस लड़की की बरसों से तलाश है वो यही लड़की है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी खूबी थी जो विवेक को चाहिए थी। विवेक चंचल से बोलता है, चंचल ये खूबसूरत लड़की कौन है? कौन? ये? अरे ये बहन जी तो हमारे काम वाली नौकरानी कमला की बेटी है। तुम इस पर ध्यान मत दो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? ये लो, ये खाओ। वो सिट यार, पहली बार कोई लड़की पसंद आई, वो भी काम वाली की बेटी निकली। मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलाश थी, पर अफसोस, पर ये काम वाली की बेटी निकली। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, चंचल अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। विवेक की बात सुनकर चंचल को बहुत ही हैरानी होती है कि विवेक गौरी से शादी करना चाहता था। वो ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ आपको पता है मेरा फ्रेंड विवेक गौरी से शादी करना चाहता है। माँ विवेक इस शहर का सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया। मैंने उस फटीचर गौरी को इस घर की नौकरानी बताकर बात को वहीं पर खत्म कर दी। अरे वाह मेरी बेटी, कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन दीनदयाल कावेरी से कहता है, कावेरी मेरी बेटी गौरी के लिए मेरे दोस्त धनीराम के घर से रिश्ता आया है। उन्हें मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो मैं ये सोच रहा था बेटी की शादी की उम्र तो हो रही है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं। हाँ करवा लेना, लेकिन मैं तुम्हारी उस बेटी की शादी में एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम्हारे पास अब भी कुछ बचा हुआ होगा तो उसी से अपनी लाडली की शादी कर लेना। मैं तो अभी सारे पैसे अपनी बेटी नैना के लिए जोड़ कर रखी हूँ, मैं उसे गौरी की शादी में खर्च नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगी। हाँ ठीक है कावेरी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तुमसे मैं कुछ भी नहीं लूँगा। गौरी की माँ की आखिरी निशानी उसके गहने रखे हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना बोलकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। बहुत ही जल्दी गौरी की शादी के दिन भी नजदीक आ जाता है। गौरी बहुत ही खुश थी, लेकिन कावेरी इतनी आसानी से गौरी की शादी कहाँ होने देने वाली थी। जो जेवर गौरी की सगी माँ के थे वो सारे जेवर कावेरी चुरा लेती है। इधर गौरी की शादी के लिए लहंगे गहना जेवर सब लाना अभी बाकी ही था। कावेरी खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है। अब देखती हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी,
बड़ा आया अपनी बेटी की शादी करने वाला। शादी करने के लिए सबसे जरूरी शादी के गाउन और गहने होते हैं, और अब शादी के लिए गाउन ही नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी। अगले दिन दीनदयाल खुशी खुशी गौरी से आकर कहता है, बेटी चलो तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी के लिए गाउन भी खरीदने जाना है। मैंने तुम्हारी माँ की कुछ आखिरी निशानी रख रखी है, अब उसी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से तुम्हारी शादी के गाउन और गहने बनवा लूंगा। अब चलो बेटी। दीनदयाल जैसे ही गहने लेने जाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गहने ही नहीं होते हैं। हे भगवान, सारे जेवर कहाँ चले गए? अगर जेवर नहीं मिले फिर मैं अपनी बेटी के लिए लहंगे कहाँ से लेकर आऊँगा? परेशान होकर दीनदयाल अपनी बेटी गौरी को सारी बातें बताता है। बेटा मुझे माफ कर दे, जेवर कहीं नहीं मिल रहा है, और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी में 1 रुपए भी नहीं देना चाहती। पता नहीं अब तेरी शादी कैसे होगी। गौरी अपने पिता को परेशान देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठकर अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? माँ देखो ना, आपके बिना मेरी शादी कैसे होगी? माँ। वहीं दूर खड़ी बूढ़ी औरत काफी देर से गौरी को अकेले रोता देखकर उसके पास आती है और बोलती है, बेटी मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? गौरी उस बूढ़ी दादी को अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में जाती है और एक सुंदर सा लहंगा लेकर वहाँ आती है और उस लहंगे को गौरी को देते हुए बोलती है, बेटी ये लो, तुम लहंगे के लिए दुखी हो ना, इस लहंगे को तुम अपनी शादी वाले दिन पहन लेना। और हाँ, यह कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। तुम इस जादुई लहंगे से जो भी कुछ बोलोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। लो बेटी। क्या जादुई लहंगा? पर दादी आपके पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आया? बेटी मैं जादुई दादी हूँ और मुझे ईश्वर से वरदान प्राप्त है कि मैं जितने जरूरतमंद लोगों की मदद करूँगी मेरी जादुई शक्तियाँ उतनी और ज्यादा बढ़ेगी। और तुम्हें इस वक्त इस लहंगे की ज्यादा जरूरत है। इस लहंगे की वजह से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बेटी। अब अपने घर जाओ। गौरी उस जादुई दादी का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद गौरी अपने पिता दीनदयाल को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर दीनदयाल भी बहुत खुश होता है। बेटा उस दादी को भगवान का ही रूप समझो, तभी तो वो इस समय आकर भगवान की तरह तुम्हारी मदद की। गौरी का जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। गौरी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। गौरी की शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से होती है। दीनदयाल की आंखें खुशी से नम थी। वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करता है और इधर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी सौतेली माँ और बहन शादी नहीं रोक पाते हैं और मुंह लटकाए हाथ मलते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।